गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से मैं नेहा तिवारी आपकी सोशल साइंस टीचर। ठीक है बेटा, आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारे सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि इकोनॉमिक्स का है। आपका सोशल साइंस बेटा 4 भागों में डिवाइड हो गया है। पहले आपकी कंबाइंड बुक हुआ करती थी, अब जो आपको बुक मार्केट से जो नई परचेज करनी है वो 4 बुक आपको मिलेगी सोशल साइंस। देखिए, सबसे पहली बुक जो आपको मिलेगी वो मिलेगी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, क्लास 9th की। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकेंड बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, थर्ड बुक आ जाएगी आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये हिस्ट्री की बुक है आपकी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की। और फिर आएगी आपकी 4th नंबर की बुक इकोनॉमिक्स की, जिसका चैप्टर फर्स्ट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये जो विलेज है बेटा, ये एक इमेजिनरी विलेज है। मतलब हम चाह सकते हैं, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे विलेज डेवलप्ड हो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्यूबवेल्स हो, वेल डेवलपमेंट हो, रोड अच्छे हो, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ ना कुछ होता हो, खेती के अलावा भी लोग कुछ और वर्क करते हो। दूसरा, जो आसपास के शहर है उनसे वो वेल कनेक्टेड हो, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो अच्छा हो, उसके साथ साथ वहाँ पर जो रोड हो वो भी काफ़ी अच्छी हो। तो इस इमेजिनरी विलेज के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बेटा, पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें समझना है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन एन इमेजिनरी विलेज कॉल्ड अ पालमपुर। पालमपुर नाम का जो विलेज है बेटा, वहाँ पर जो मेन एक्टिविटी, जो मेन काम है उनका, वो है वहाँ पर फार्मिंग करने का। Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. एग्रीकल्चर के साथ साथ, मतलब खेती के साथ साथ यहाँ पर दूसरे काम भी होते हैं, जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग का वर्क किया जाता है, डेयरी का वर्क किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क किया जाता है। पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज। पालमपुर है जो उसके जो पास में जो गाँव है उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, और जो उनके पास के जो टाउन है उनसे भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। यहाँ पर टोटल जो है बेटा 450 फैमिलीज़ रहती हैं जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूब्स वेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर भी है, ऊपर से यहाँ पर स्कूल्स भी हैं, जैसे कि 2 यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक यहाँ पर जो है वो हाई स्कूल है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। यहाँ पर जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है इनकी वो क्या है, वो है यहाँ पर फार्मिंग। द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। इनका मेन एम क्या है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो वो क्या हो, अच्छा हो, और सर्विस भी उनमें क्या मिले, अच्छी मिले। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। दिस इंक्लूडेड लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। बेटा, किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर जो मेन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात की जाए तो मेन रिक्वायरमेंट यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट मेन होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है, किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है कि हमें उस काम को कहाँ पर शुरू करना है। दूसरी चीज़, अब हमने जगह जब वहाँ पर चूज़ कर ली है तो हमें क्या चाहिए, अब वहाँ पर हमें चाहिए कि जो उस जगह पर काम करने वाले लेबर हमें चाहिए जो काम कर सकें उस काम को। तीसरी चीज़ हमें चाहिए कि वहाँ पर फिज़िकल कैपिटल, मतलब जो भी मशीनरी वहाँ पर लग रही है, इन सब चीज़ों का यूज़ हमें वहाँ पर चाहिए, तो वो हमारे पास में होना चाहिए। और चौथी चीज़ है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ह्यूमन वहाँ पर लग रहे हैं वो भी हमें वहाँ पर चाहिए। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production। ये जो हमने अभी 4 चीज़ें पढ़ी हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये क्या कहलाते हैं, ये प्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कहलाते हैं।
एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉम्बिनेशन लैंड, लेबर एंड फिजिकल। कोई भी प्रोडक्शन अगर हम करना चाहें तो पहले वहाँ पर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत हमको वहाँ पर पड़ती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। इट इज़ फॉलोड by cultivation of potato between October and December. In the winter season, field are sown with wheat. हमें पता है बेटा कि रेनी सीज़न के बीच में कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, तो खरीफ की फसलें वहाँ पर लगाई जाती है। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? ज्वार है, बाजरा है। तो ये वो कौन से सीज़न में लगाते हैं? रेनी सीज़न में, बारिश के मौसम में। और जब अक्टूबर दिसंबर हल्का ठंड का मौसम स्टार्ट होने लगता है तो ठंड के मौसम में वो लोग पोटैटो लगाते हैं। और विंटर सीज़न में रबी की फसल जब हमें लगाई जाती है तो वो क्या बोने लगते हैं वहाँ पर? गेहूँ, वीट वहाँ पर वो बोने लगते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर एक ही साल में हम काफ़ी सारी फसलों को वहाँ पर लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम क्या कर रहे हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं कि एक ही खेत में पहले हमने ज्वार लगाई, फिर हमने उसके अंदर पोटैटो लगा दिया, फिर हमने उसके बाद उसके अंदर गेहूँ लगा दिए। तो हमने एक ही ईयर में क्या करी? मल्टीपल क्रॉपिंग करी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द ह्यूमन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था बेटा 1960 के अंदर 1960 में, उसने क्या बताया था कि फार्मर्स को क्या है, जब भी वो बुआई करे या खेती करे तो उसे अच्छे किस्म के क्या यूज़ करने चाहिए? सीड्स यूज़ करने चाहिए, बीजों का यूज़ करना चाहिए। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ ऑफ 1300 kg per hectare with the HYV seeds. The yield went up to 3200 kg per hectare. अगर हम जैसे पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वैरायटी है, जो पुरानी वैरायटी के साथ में चली आ रही है, उसके अंदर एक हेक्टेयर में 1300 kg वहाँ पर निकलता है। और अगर हम HYV मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद की बात करें, अगर उन सीड्स का वहाँ पर यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर 3200 kg पर हेक्टेयर वहाँ पर निकलता है। Scientific report suggests that in many areas under the green revolution there has been excessive use of fertilizer by which soil fertility has declined. Scientifically अगर हम बात करते हैं तो हम जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उनसे क्या होता है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। वी शुड टेक ड्यू टू केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमें क्या है? इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, तभी हम आगे एग्रीकल्चर कर पाएंगे, कल्टीवेशन कर पाएंगे। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है वो पंजाब के अंदर किया जाता है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 300 पर डे, 300 रुपीज़ पर डे। मतलब एक लेबर को एक दिन की जो मजदूरी होती है वो 300 रुपीज़ पर डे दी जाती है, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप, समटाइम लेबर गेट मील्स ऑल्सो। अब ये जो कैश, ये जो लेबर जो वेजेस होता है, जो मजदूरी होती है, या तो उन्हें वो कैश के रूप में दे दी जाती है या फिर उनको उसके बदले में अनाज दे दिया जाता है या दोनों टाइम का भोजन दे दिया जाता है। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं, छोटे फार्मर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी खेती करने के लिए उनको जो मनी की ज़रूरत होती है वो उससे क्या करने लगते हैं? बोरो करने लगते हैं, लेने लगते हैं, किसी से उधार लेने लगते हैं। In contrast to the small farmer, the medium and large farmer have their own saving from farming. अब इसके कंपैरिजन में अगर जो मीडियम फार्मर होते हैं या जो लार्ज फार्मर होते हैं बेटा, उनके पास में ऑलरेडी इनकम होती है, उनकी जो सेविंग्स होती है वो उसी के थ्रू क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, किसी से बोरो नहीं करना पड़ता है। तो वो जो भी पैसा उस खेती में लगाते हैं वो उनका खुद की सेविंग का पैसा होता है। और स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, क्योंकि उनके पास में उतना पैसा उस वक्त नहीं हो पाता है, तो वो क्या करते हैं? वो दूसरों से उधार लेकर अपनी खेती को करते हैं। ठीक है। Among the three factors of production, labor is the most abundant factor of production.
अगर हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे कि लेबर की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है, उसके बाद में फ़िज़िकल कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है सबसे पहले वहाँ पर काम करने वाले लेबर्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है लेबर का, कि हमारे पास सब चीज़ें हैं, हमारे पास लैंड है, पैसा है, पर काम करने वाले मजदूर नहीं है, तो हम काम वहाँ पर कैसे करवा पाएंगे। In India, out of 100 workers engaged in rural area, only 24 of them are engaged in non-farm activities। जैसे कि अगर इंडिया की बात की जाए तो 100 वर्कर जो हैं वो अगर जो रूरल एरिया के अंदर काम करते हैं, उसमें से अगर देखा जाए तो 24 वर्कर ही ऐसे होंगे जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, मतलब वो फार्म को छोड़कर कुछ और एक्टिविटी में जाते हैं। अनलाइक फार्मिंग, non-farm activities require little land. People with some amount of capital can set up non-farm activities। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है बेटा, उनके लिए भी लैंड तो रिक्वायर होता है, लेकिन हमें बहुत बड़े जगह की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे लैंड में भी हमारा काम हो जाता है। पीपल्स की भी वहाँ पर काम करने वालों की भी हमें कम ही लोगों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत वहाँ पर हमें नहीं होती है। Another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have market where the good and service product can be sold। दूसरी जो एक्सपेंसिव या असेंशियल हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है किस चीज़ की, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में, कि जो गुड्स या जो भी मटेरियल हम बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से मार्केट में जा सके, है ना। तो मार्केट में हमें उसे बनाए रखने के लिए उसकी क्वालिटी पर हमें ध्यान देना होगा। As more villages get connected to town and cities through good roads, transport and telephone, it is possible that the opportunity for non-farm activities in the village would increase in the coming years। अगर गांव के अंदर बेटा हमको फार्मिंग के अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ को जनरेट करना है या वहाँ पर कोई और एक्टिविटीज़ अगर कर सकते हैं लोग, तो उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि पहली बात तो वो जो गांव है, जो टाउन है, जो शहर है उसके आसपास से उससे वेल कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब जो माल आप बना रहे हो, जो मटेरियल आप जनरेट कर रहे हो, उसको सप्लाई करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पर रोड अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, टेलीफोन की फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपके लिए ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की बात करें कि आपने कोई फैक्ट्री वहाँ पर डाली है, डेयरी प्रोडक्ट की बात कर लें कि आपने डेयरी खोल कर रखी है, डेयरी के अंदर फिर आपको दूध दही जो भी सप्लाई करना है उसको अगर आपके लेबर्स को लेकर जाना है कहीं पर, तो आपको क्या है कि वहाँ पर आपका रोड अच्छा होना चाहिए, उसी के थ्रू यहाँ पर ये मिलेगा। अब ये जो पालमपुर की बेटा हमने बात करी, ये इमेजिनरी विलेज है, ऐसा कहीं पर अवेलेबल नहीं है। ये एक इमेजिनरी विलेज बनाया है हमने, जहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर स्कूल भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी पावर भी काफ़ी अच्छी है, किसी चीज़ की वहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, लेबर भी प्रॉपर मिल जाती है, वहाँ पर वो कौन कौन से काम करते हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर अभी देखा है। तो ये एक इमेजिनरी विलेज है जो हमने ऐसा बताया है कि ऐसा इन फ्यूचर में ऐसा विलेज अगर हो जाता है तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पर मिल जाएगी। छोटे छोटे काम वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो कि खेती किसानी से अलग होगा, क्योंकि खेती किसानी में इतना फ़ायदा उनको वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो उसके साथ साथ जब खेती का मौसम नहीं होता है, ज़्यादा बारिश का सीज़न होता है, तो ऐसे कोई वर्क वो लोग वहाँ पर कर सकते हैं जिससे उन्हें पैसा भी मिले, उनका शेड्यूल भी बना रहे। तो ये हमने आज इस चैप्टर में पालमपुर के बारे में पढ़ा है।